बताएगी अपनी, बताएगी लड़की बताएगी। तो सेट पढ़े थे हम लोग, सेट क्या होता है भाई, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की बात की थी, लिस्टिंग मेथड क्या है हमारा, और कौन सी मेथड भैया, सेट, इसको रोस्टर मेथड कहते हैं, सेट बिल्डर मेथड जिसमें हम प्रॉपर्टीज लिखते हैं, ये सब पढ़े आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास में। टाइप्स ऑफ सेट्स की हम बात कर रहे थे, एम्प्टी सेट क्या होता है हमारा, सिंगलटन सेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, और इक्वल सेट्स क्या होते हैं, सबसेट्स क्या होते हैं, ये सब बात हो गई थी। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, प्रॉपर सेट वेन डायग्राम और ऑपरेशंस ऑन सेट्स है, यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, डिसजॉइंट्स ऑफ टू, अच्छा ये सब तो नहीं पढ़े हैं, ये पढ़ना है। तो बताओ भैया सबसेट क्या होता है, कौन बताएगा मुझे, व्हाट इज सबसेट, सबसेट क्या होता है भी बताओ, क्या है ये सबसेट, सबसेट क्या है, कुछ तो था सर लेकिन, और सबसेट क्या होता है भाई, बताओ सबसेट क्या होता है। गुड, दो सेट हैं आपके पास ए और बी, सेट ए को हम सेट बी का सबसेट तहत कह पाएंगे जब सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हो, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो सकते हैं, लेकिन ए में कम एलिमेंट भी हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, इसलिए यहाँ इक्वल टू का सिंबल भी लगा होता है, ये सब डिस्कस किए। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स and each and every element of set A are contained in set B, then set A is said to be what, subset of set B, ठीक है ना। फिर नंबर ऑफ सबसेट्स की बात किए थे, अगर किसी सेट में मान लीजिए कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, n नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, तो उसमें कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर n, ये भी डिस्कस किए थे, याद है। फिर सबसेट लिखते कैसे हैं उसकी बात किए थे। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, who will explain this, what is proper, बस इसका मतलब प्रॉपर सबसेट में भी डेफिनेशन वही चलेगी, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स एंड ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए आर कंटेन्ड इन व्हाट, सेट बी, बट बी हैज एट लीस्ट वन एलिमेंट सच दैट विच इज नॉट इन ए, बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो ए में नहीं होगा, तो हम कहेंगे कि ए जो है वो बी का क्या है भाई, प्रॉपर सबसेट है। ए को हम बी का प्रॉपर सबसेट कहेंगे, बी को ए का सुपर सेट कहेंगे, बी को ए का क्या कहेंगे हम, सुपर सेट। जैसे लोग कहते हैं सुपरमैन, ये कहते हैं यू आर सुपर्ब, जैसे किसी की कुछ क्वालिटीज देखते हैं आप बोलते हैं ना यू आर सुपर्ब, मतलब यार तेरे में जो बात है ना वो मेरे में नहीं है, या तो है तो बहुत कम है, बोलते हैं ना यू आर सुपर्ब, बोलते कि नहीं आप, वो कॉन्सेप्ट यहीं से है, मतलब ये पढ़ के नहीं बताया उसने प्रॉपर सबसेट, मतलब वो ऐसे ही बोला जाता है। तो ए बी का अगर प्रॉपर सबसेट है, इसका मतलब ए में सारे एलिमेंट बी के तो नहीं है, क्यों, क्योंकि बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो ए में नहीं होगा। जिससे मान लीजिए ए के जो एलिमेंट है, सपोज करिए ए एक सेट है जिसके एलिमेंट है क्या 1 2 3, बी एक सेट है इसके एलिमेंट क्या है भाई 1 2 3 एंड क्या है भाई 4 है, तो बी ए का सबसेट है नो डाउट, लेकिन बी को ए को क्या कहे, ए को बी का क्या कहे, प्रॉपर सबसेट कहे, ये ज्यादा हमारा क्या होगा, एप्रोप्रिएट होगा। यहाँ पर सबसेट है, इसका मतलब हर एक प्रॉपर सबसेट हमारा सबसेट तो होगा ही हमेशा, लेकिन हर एक सबसेट हमारा प्रॉपर सबसेट हो ऐसा जरूरी नहीं है। वो कौन सा नहीं होगा, जब वो सेट खुद आ जाए, सेट इटसेल्फ जो आपने बताया। इसलिए जब हम नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट की बात करते थे तो लिखते थे 2 की पावर n माइनस के 1, ये 1 क्यों माइनस किए, वही सेट इटसेल्फ ही नहीं आएंगे, है ना भावना, यही पढ़े थे ना, बाकी सारे एलिमेंट आएंगे। तभी हमने कहा था एम्प्टी सेट का कोई प्रॉपर सबसेट नहीं हो, क्योंकि एम्प्टी छोटा कोई सेट ही नहीं है, वो भी एक एम्प्टी है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं। फिर यूनिवर्सल सेट की बात करेंगे। यूनिवर्सल सेट क्या होता है बताओ भाई, ये लास्ट वाली क्लास में बात हो गई थी, अब यूनिवर्सल सेट हम लोगों को पढ़ने हैं। व्हाट इज यूनिवर्सल सेट, क्या होता है यूनिवर्सल सेट, इसको किससे डिनोट करते हैं, या तो जाई से करेंगे, या तो कैपिटल ई से करेंगे, या तो कैपिटल यू से करेंगे, सिंबल्स हैं जिससे इसको डिनोट किया जाएगा, जाई या फिर व्हाट
कैपिटल ई या फिर कैपिटल यू। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होगा? मान लीजिए दो या दो से ज्यादा या एक से ज्यादा सेट दिए हैं, तो जितने भी सेट दिए हैं उन सब का जो सुपर सेट होगा उसी को कहेंगे क्या हम? यूनिवर्सल सेट। मतलब सुपर सेट ऑफ ऑल गिवन सेट्स आर व्हाट? यूनिवर्सल सेट। मान लीजिए सेट ए दिया है, सेट ए के एलिमेंट क्या है? सेट ए के एलिमेंट है मान लीजिए आपके 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। सेट बी दिया है, सेट बी के एलिमेंट है आपके पास 2, 4, 6, 8 और क्या है भाई 10 है। और एक सेट दिया है हमारा जाई जिसमें एलिमेंट लिखा है 1, 2 करके ऐसे कहां तक है भाई 10 तक। तो सेट ए के भी सारे एलिमेंट क्या है? जाई में है। सेट बी के भी सारे एलिमेंट जाई में है। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, जो हमें सेट्स दिए हैं उनमें जो सबसे बड़ा सेट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट। इन शॉर्ट क्या मतलब है? सुपर सेट ऑफ ऑल गिवन सेट्स इज कॉल्ड व्हाट? यूनिवर्सल सेट ऑफ गिवन सेट्स। ये अपने आप में यूनिवर्सल सेट है केवल इन सेट के रिस्पेक्ट में। क्या सभी सेट के रिस्पेक्ट में यूनिवर्सल होगा क्या? ये नहीं। और कोई सेट इससे बड़ा ले लिए तो नहीं। जो गिवन सेट है उसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट होगा, सुपर सेट है। तो जितने भी सेट हमें दिए होंगे उनमें जो सबसे बड़ा सेट होगा तो गिवन सेट का उसको हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट कहेंगे। ये सबसे बड़ा होगा, इसलिए कहा सुपर सेट ऑफ ऑल गिवन सेट्स इज व्हाट? यूनिवर्सल सेट। उसको हम लोग क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट कहेंगे। डन? क्लियर है ना? सब जाना। सिंबल इसका ये होता है, ध्यान रखना। फिर पावर सेट क्या होता है? पावर सेट का मतलब क्या होता है भी बताओ। मान लीजिए कोई सेट ए है, सेट ए के एलिमेंट क्या है? मान लीजिए सेट ए के एलिमेंट है 1, 2, 3। इसका पावर सेट क्या बनेगा? इसका पावर सेट क्या बनेगा बताइए भाई। पहले इसके सबसेट क्या? हाँ, इसका मतलब पावर सेट ऑफ ए लिखेंगे तो पी ए लिखेंगे। पावर सेट ऑफ ए अगर हम लिखना होगा, सेट ए है इसके पावर सेट लिखने हैं तो क्या लिखेंगे? पी ऑफ ए, मतलब पावर सेट ए का। तो इसका क्या होगा भैया? सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। सेट ऑफ व्हाट? सबसेट्स ऑफ ए। इसको कर्ली ब्रैकेट में लिख दें तो क्या हो जाएगा? पावर सेट। लिखने में गलती नहीं कर रहा, समझना। ए के सबसेट्स क्या बनेंगे पहले ये बताओ हमें। ए के सबसेट्स क्या बनेंगे? एक तो 5 ही हो जाएगा। एक क्या आएगा भाई? 1, फिर क्या आएगा? 2, फिर क्या आएगा भाई? 3, 1, 2, फिर क्या आएगा? 1, 3, 2, 3, 2, 1, 1, 2 एक ही बचता है, आगे पीछे नहीं, एक ही बार लिखा जाएगा। 1, 2, 8 एलिमेंट बनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और क्या हो जाएगा? एक सेट खुद आ जाएगा। ये इसके सबसेट हैं, ये इसके क्या है? लेकिन इसी सबसेट को अगर मैं क्या करूं भैया? सेट में लिख दूं, मतलब एक कर्ली ब्रैकेट में लिख दें पूरा, तो यही इसका क्या हो जाएगा भैया? पावर सेट। सिंपली ऐसे लिख के छोड़ देंगे तो नहीं होगा, इस पूरे सबसेट को एक कर्ली ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। जैसे सेट के एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट में लिखते हो ना, नाम ही दिख रहा है पावर सेट, तो जितने भी इसके सबसेट आ रहे हैं उसको किस में लिखना पड़ेगा? कर्ली ब्रैकेट में। तब ये एक का क्या बनेगा? पावर सेट। पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? जितने उसके सबसेट के एलिमेंट होंगे। पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? जितने उसके। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आपका थोड़ा सा अलग आएगा। जैसे मान लीजिए कहीं अगर ये लिखा है, बहुत ध्यान समझना इस बात को, एक का दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसी में हमने कह दिया होता कि चलो आप बताओ मुझे कि मान लीजिए सेट ए है, सेट ए के एलिमेंट हैं सपोज करो 1 और 2, आप इसका आंसर करिए मुझे। तो पावर सेट ए में कितने एलिमेंट होंगे, या नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट कितना होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट कितना होगा भाई? 4 हो जाएंगे। अगर मैं लिखूं यहां पी ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे? पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट आएंगे? हाँ, देखो यही समझना है, देखो समझना ये है, देखो यही समझना। जब चीजों को पढ़ो तो ऑब्जर्व करो। अब हमें पीछे वाली अपनी स्ट्रैटेजी अप्रोच को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? ड्रॉप करना पड़ेगा। लॉजिकल अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, तभी मजा आएगा पढ़ने में। नहीं रटना बहुत पड़ेगा, और जो रटने के में लग गया 11th 12th में, वो समझ लो अपना स्टडी बर्बाद कर रहा है। रटने जैसा यहाँ कुछ है ही नहीं, सब समझना है, सब कॉन्सेप्ट बेस्ड है। क्या है समझना है? देखो भाई, जब हमने कहा किसी सेट का मैं लिख रहा हूँ पावर सेट,
उसके कितने एलिमेंट आएंगे, जितने उसके सबसेट होंगे। तो हमें ये देखा भाई इसमें कितने एलिमेंट हैं, इसके 3 एलिमेंट हैं, तो इसके सबसेट्स कितने बनेंगे, इसके सबसेट्स कितने बनेंगे भाई 2 की पावर 3 8 आ गया। तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आए, 8 एलिमेंट। अब इस 8 एलिमेंट का हम पावर सेट निकाल रहे हैं, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ जाएंगे इसके 2 की पावर 8 हो जाएगा। बात समझ आ रही है अपनी, क्योंकि सेट में जितने एलिमेंट रहेंगे 2 की पावर उतना कर देंगे तो पावर सेट में वही एलिमेंट आएंगे। पावर सेट हमने पहले निकाल लिया 8 एलिमेंट, अब इस पावर सेट का फिर से पावर ले रहे हैं, तो 2 की पावर में क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इज पावर सेट ऑफ समझ आई बात अपनी, कोई दिक्कत, नोट कर लो इसको। ये बात समझ में आई कि नहीं, ये बात डाइजेस्ट हुई, क्लियर समझ में आया क्या है। अगर 3 दे देता तो पावर ऑफ सेट ए, तब 2 की पावर में 2 की पावर 8 की जो वैल्यू आती है वो लिख देते, बनेगा इस तरह से पैटर्न। बात क्लियर हो रही कि नहीं अपनी, लिख ले जाओगे ना, आ गया समझ में, पक्का, डन। चल तो पावर सेट समझ गए। वेन डायग्राम आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, वेन डायग्राम कैसे क्या है क्या नहीं, थोड़ा आइडिया होना चाहिए। वेन डायग्राम की जब आप बात करते हो तो वेन डायग्राम में आपके पास क्या होता है भाई, 2 सेट भी होते हैं, यूनिवर्सल सेट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। हमेशा यूनिवर्सल सेट को आप स्क्वायर या रेक्टेंगुलर बॉक्स में क्या करना, रिप्रेजेंट करना। आप ये समझना कि चूंकि बुक में ये लिखा हुआ आता है कि हम रेक्टेंगुलर बॉक्स या स्क्वायर बॉक्स लेते हैं, कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी क्लोज्ड फिगर ले लो, किसी भी शेप साइज का ले लो। क्लोज्ड क्यों, क्लोज्ड क्यों, क्योंकि सेट को फाइनाइट दिखाना है। अगर हमने क्लोज नहीं रखा तो इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट सेट है, सेट ओपन है, बहुत सारे एलिमेंट आएंगे उसमें, कोई भी क्लोज फिगर ले, लेकिन बुक में चूंकि रेक्टेंगुलर बॉक्स सर्कल ही ड्रॉ करके आता है तो हम लोग कन्वेंशनली वही करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है कि क्लोज्ड फिगर लेने हैं किसी भी शेप और साइज का। तो कभी सर्कल आपका टेढ़ा बन जाए तो टेढ़ा है पर मेरा है, ये वाला कॉन्सेप्ट रखना है ना, बस क्लोज होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, कुछ लोगों का सर्कल बेचारा ट्रायंगल जैसा दिखता है, देखना इसमें। अब 2 सेट है, 2 से ज्यादा सेट भी हो सकते हैं, जितने भी सेट दिए हैं कुछ उनमें कॉमन एलिमेंट भी हो सकता है, कुछ कॉमन नहीं भी हो सकता है, जैसे भी होगा उनको रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर कॉमन है तो इंटरसेक्शन दिखाएंगे, मतलब दोनों में कुछ ओवरलैप कर रहा है, कॉमन नहीं है तो दोनों को क्या करेंगे भाई, अलग अलग दिखाएंगे। लेकिन रेक्टेंगुलर बॉक्स में हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर बॉक्स में हमेशा करेंगे क्या, यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, क्योंकि ये सारे सेट उसी सेट के अंदर ही तो आएंगे, ये सबसे बड़ा सेट होगा। अब ये अपने आप में नहीं समझ में आएगा, एब्सोल्यूट तरीके से पढ़ोगे, जब क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा, एक एक करके देखेंगे, देखेंगे ऑपरेशन और सेट्स, सेट के अंदर ऑपरेशन देखेंगे, इसमें सबसे पढ़ेंगे क्या, यूनियन ऑफ 2 सेट्स। अगर यूनियन ऑफ 2 सेट हम पढ़ रहे हैं तो क्या होता है, यूनियन नहीं समझते हैं, यूनियन ऑफ 2 सेट्स का मतलब क्या, अब यहां चीजें समझ में आएंगी। 2 सेट है, मान लीजिए सेट ए और सेट बी, इसका हम ले रहे हैं क्या, यूनियन। ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट आएंगे, या ए यूनियन बी में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, इसमें वे सारे एक्स आएंगे जो किसमें होंगे, ए में होंगे या फिर किसमें होंगे, बहुत ध्यान समझना। यहां वर्ड यूज हो रहा है और, मतलब जरूरी नहीं कि दोनों में हो, लेकिन यूनियन लेंगे तो दोनों का आएगा। इसका मतलब जब 2 सेट का हम क्या करेंगे, यूनियन लेंगे, तो हमें क्या करना है, दोनों सेट के एलिमेंट को कंबाइन करके लिखना है। एलिमेंट्स आर रिटेन, मतलब जितने भी एलिमेंट हैं सबको क्या करना है, कंबाइन करके लिख देना है, साथ में लिखना है। कंबाइंड एलिमेंट्स लिखने हैं, लेकिन एलिमेंट का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। ऑल नहीं, सारे एलिमेंट्स आएंगे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, ऑल टुगेदर एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, बट नहीं एलिमेंट को बता रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। यहां एलिमेंट का मतलब और है, और इन द सेंस का मतलब इसमें जो एलिमेंट आएंगे या तो ए में होंगे या क्या होंगे, बी में होंगे, या हो सकता है दोनों में हो। इस और का मतलब क्या है, या तो ए में है या तो बी में है या तो दोनों में है। तो जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल लेते हैं, आप पढ़े हैं ना इसे, एक के एलिमेंट है सपोज करो 1 2 और हमने लिख दिया 3, बी के एलिमेंट हमने लिख दिए 2 4 और क्या है 6, इनमें कुछ कॉमन है। अब ए यूनियन बी लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 कॉमन दिख रहा है ना आपको, लेकिन 2 को 2 बार नहीं लिखना है,
अब लिखेंगे 1 2 3 और क्या लिखेंगे आप 4 और क्या लिखेंगे 6। 2 दोनों में कॉमन है लेकिन 2 को रिपीट नहीं करेंगे। हमने कहा दोनों के एलिमेंट को कंबाइन करके लिखेंगे लेकिन एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे, चाहे वो कितनी भी बार क्यों ना आ रहा हो। रिपीटिशन नॉट। अब वेन डायग्राम में इस चीज को लिखना होगा तो कैसे करेंगे? वेन डायग्राम में कैसे करेंगे भाई? देखो, दो सेट हमने ले लिए, दो सेट ले लिए भाई, एक सेट ए है, दूसरा सेट क्या है भाई? बी है। सेट ए के एलिमेंट क्या है? जो एलिमेंट कॉमन है कॉमन रीजन में लिख दो। क्या कॉमन है भैया? 2। क्या क्या अलग अलग है? इसमें 1 है 3 है। बी में क्या क्या है भाई? 4 और 6। ऐसे लिख लेंगे वेन डायग्राम में करना है तो। लेकिन वेन डायग्राम से जब हमें सोल्यूशन बताना होगा तो जो जो एलिमेंट सोल्यूशन में आ रहे हो जहां जहां है उसको हम इस एरिया को क्या करते हैं? हम लोग शेड करते हैं। इसको शेड कर देंगे आप। जो शेडेड एरिया होता है वही सोल्यूशन होता है हमारा। वेन डायग्राम से अगर सोल्यूशन बता रहे हैं तो समझ रहे हो ना हमारी बात? सब करेंगे। क्लियर हो रही बात अपनी? तो चूंकि यूनियन में दोनों सेट के सारे एलिमेंट आएंगे, कॉमन एलिमेंट भी आएगा, रिपीटेशन भाई नहीं होगा, जो भी होगा कॉमन कॉमन रीजन रखिए उसको शेड कर देंगे, ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। वेन डायग्राम इससे ज्यादा कुछ है नहीं। फिर आता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन में क्या लिखते हैं यार? ध्यान समझना। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है भाई? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? इसमें वे एलिमेंट आएंगे जो एक्स में भी होगा एंड, अब यहाँ एंड वर्ड यूज हो रहा है, ध्यान देखना। बी एंड का मतलब ये नेसेसरीली दोनों में क्या होना चाहिए? कॉमन। इसमें हम सिर्फ क्या लिखते हैं? कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं भैया? कॉमन एलिमेंट्स। इसमें हम लोग लिखते हैं कॉमन एलिमेंट्स। जैसे अगर लास्ट वाले सेट का एग्जांपल लें तो सेट ए में क्या एलिमेंट थे भाई? 1 2 3। सेट बी में एलिमेंट क्या थे भैया? 2 4 6। तो इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन बी क्या आएगा भाई? 2 आएगा। दो ही कॉमन है ना इसमें केवल। अगर हम इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहे तो क्या एलिमेंट है भाई? ये 4 है कॉमन, यह आएगा 1 3, यहाँ क्या आएगा? 2 है कॉमन है, तो 4 6 बाहर होगा। सॉल्यूशन में क्या आएगा? ये जो कॉमन वाला सीधे। तो हमने कहा जो एरिया शेडेड होगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा वेन डायग्राम से अगर लिख रहे हैं तो। कोई दिक्कत? फिर डिसजॉइंट ऑफ टू सेट की बात करते हैं। 2800। डिसजॉइंट ऑफ टू सेट का मतलब दो ऐसे सेट है जिनका इंटरसेक्शन क्या है? पाई है, कोई एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। अगर इसको वेन डायग्राम से लिखना चाहे तो ऐसे हैं, दो सेट हैं जिनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं, इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा भाई? पाई आएगा। इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा भाई? पाई। उनको क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट। फिर आता है एक होता है ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट का ही ये एग्जांपल होता है। ओवरलैपिंग सेट का मतलब क्या होते हैं? जिसमें कम से कम एक एलिमेंट कॉमन होगा। दो सेट ऐसे हैं जिनमें कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो, ऐसे सेट्स को क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैप कर रहे हैं या कॉमन है कुछ एलिमेंट। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ये समझना इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको बहुत अच्छे समझना पड़ेगा। बुक में जो लिखे हैं वो तो आप पढ़ ही रहे हैं, थोड़ा सा अलग डायमेंशन से भी सोचना सीखिए आप, क्योंकि क्वेश्चन जब आएंगे तो हर तरह से सोचना आएगा तभी बनेंगे, नहीं तो फिर आप फंसेंगे बार बार। समझ लो, जब डिफरेंस ऑफ सेट्स की हम बात करेंगे, दो सेट का डिफरेंस ले रहे हैं, सपोज करो a माइनस बी, बहुत ध्यान समझना, a माइनस बी लिख रहे हैं तो इसमें वे x आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ किसमें होंगे? a में होंगे, लेकिन वो b में नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है? अगर दो सेट हमने लिया, अगर हमने दो सेट लिया भाई, दो सेट लिया, दोनों में कुछ कॉमन है, मैं सेट ए और सेट बी की बात कर रहा हूं भैया, सेट ए और सेट बी की बात कर रहा हूं। ए माइनस बी में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट आएंगे, मतलब बी का एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। इसका मतलब कॉमन वाले एलिमेंट तो नहीं आएंगे इसमें। ए माइनस बी में इसका मतलब केवल ये एरिया आएगा जो शेड कर रहे हैं, देख रहे हो कि नहीं? ए का ये वाला पोर्शन भी नहीं आएगा जो बी के साथ क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है, कॉमन है। अगर आपको आइडिया हो तो इंटरसेक्शन में आता है रीजन, इसका मतलब क्या है? ए इंटरसेक्शन बी है। इसी का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अगर मुझे लिखना है ए माइनस बी तो हम ए माइनस बी को लिख सकते हैं ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दिए तो ए माइनस बी आ जाएगा। यहां से सोचने का थोड़ा नजरिया बदलना पड़ेगा, नहीं तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन नहीं बनेंगे आज से, मैं पहले बता दूं। कहां पर क्या आपको पढ़ना है ये भी जानिए।
पूरी जर्नी में क्या मिलना है क्या आना है ये आपको पता होना चाहिए, तभी अच्छे से आप टैकल कर पाओगे। तो ए माइनस बी का मतलब ये एलिमेंट हैं जो सिर्फ और सिर्फ ए में आ रहे हैं लेकिन बी में नहीं आ रहे हैं। इसको लिख सकते हैं ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अगर मैं बी माइनस ए लिखता, अगर मैं लिखता बी माइनस ए, इसमें वे वाई आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ बी में होंगे, ए में नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है, डिफरेंस हम जब लेते हैं तो केवल और केवल पहले सेट के एलिमेंट आते हैं। जब हम डिफरेंस लेंगे तो केवल और केवल पहले सेट का वही एलिमेंट आएगा जो सिर्फ इसी सेट में है, सेकंड सेट में नहीं है। इसको अगर मुझे लिखना होता तो मैं लिखता इसको क्या, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी लिखता। वेन डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करना होता तो क्या लिखते भैया, वेन डायग्राम से अगर रिप्रेजेंट करना होता तो क्या लिखते आप बताइए। ये होगा, अगर ये हमारा बी है सेट, ये है सेट ए, तो बी माइनस ए लिखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ किसके एलिमेंट आएंगे, बी के एलिमेंट आएंगे। वे एलिमेंट आएंगे सो सिर्फ और सिर्फ बी में है, ए में। इसको दो तरीके से पढ़ सकते हैं अपन, कोई टेंशन वाली बात, क्लियर है ना। ठीक। फिर आता है क्या भैया, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। दो सेट का क्या लेना है, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस में आप कैसे लिखते हैं, आप लिखते होंगे ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। अब इसको ट्रायंगल नहीं पढ़िएगा, अभी तो 10th में पढ़ के आए थे ट्रायंगल से ना सिमेट्रिक डिफरेंस। हर सिंबल का अपना मतलब होगा, जानते रहना। अब हर सब्जेक्ट की अपनी लैंग्वेज, आपको ये सब चीजें पढ़ के रखनी पड़ेगी। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल टू क्या होता है जरा बताएं, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल टू क्या होता है। नहीं सर आप बताइए, आ रहा है लेकिन रुक जा रहा है। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस, ये यही था यही था यही था। ए माइनस बी यूनियन क्या होगा, बी माइनस ए होगा। वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो क्या आएगा, ये बता दो भैया। वेन डायग्राम से समझें तो क्या आएगा, कौन से एरिया को शेड करें, कुछ कॉमन भी तो हो सकता है, क्यों भैया, कौन सा एरिया शेड करें, कौन सा एरिया शेड करें भैया, इंटरसेक्शन को छोड़कर सारे को शेड कर दे भैया। वाह तुम पढ़ी हो, मैं जान गया, वेरी गुड, नाइस नाइस शॉट। इसको लिख सकते हैं ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। मैं तुम्हें इसीलिए बुलाया हूं क्योंकि अब तो मेरी क्या हो, ए यूनियन बी माइनस इंटरसेक्शन। मैंने कहा हर चीज को दूसरे वे में भी देखने की आदत डाली। ए यूनियन बी का मतलब पूरा दोनों गोला आ जाएगा, लेकिन जो कॉमन है वही माइनस कर दे। इस सिमेट्रिक डिफरेंस को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। लिखने जो नया लगेगा नोट कर लेना, आंखों को अच्छा लगे इसलिए नहीं लिखा जा रहा है। किताबों में हर चीज मिले जरूरी नहीं है, इसलिए बता रहा हूं। अगर मैं दोबारा करा रहा हूं तो मान के चलना कुछ न कुछ नया मिलेगा। अब ये तो इजी चैप्टर है तब की बात है, जो आगे आगे आएंगे रिलेशन फंक्शन आईटी बहुत कुछ, तब पता चलेगा। आपके जाने के बाद सिकंदर आए थे, बहुत रोए, बहुत इमोशनल हुए। हाँ फिर सिकंदर को मैं बताया, याद रख हौसला तो सिकंदर के भी आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। नोट किया भैया, नोट कर नोट कर, नोट किया, समझ आ रही बात, समझ में आ रही है बात। ये सब बता दे रहा हूं, नेक्स्ट टाइम जब पूछूंगा तो मुझे बताना, अभी बताऊंगा तो भूल जाऊंगा, ठीक। सिमेट्रिक डिफरेंस ये जो लिखा ना अभी ट्राई, अरे सेट में इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस। हमने कहा ना वो, देखो अब अपना मैंने डॉट का तुम लोगों को बताया था ना एक बार, जैसे एक नॉर्मल से कोई डॉट ड्रॉ कर दिया ऐसे। अब इसको आप क्या बताओगे, बताओ, आप लोगों को मैंने बताया था डॉट कोई ड्रॉ कर दी, बताया। हिंदी वाला कहेगा भैया जिसको हम अपने नोज से प्रोनाउंसिएट करते हैं नाक से, उसमें मैं हाँ ऐसे लगाएंगे। इंग्लिश वाला क्या कहेगा, फुल स्टॉप लगा दिया, आई जे लिखे तो लगा दिए। केमिस्ट्री वाला क्या कहेगा, क्या है ये, केमिस्ट्री वाला क्या कहेगा, लैटिस एनर्जी है, क्या है ये, लैटिस एनर्जी। फिजिक्स वाला क्या कहेगा, डेसिमल है या फिर क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। मैथ वाला क्या कहेगा,
इंटू है, मल्टीप्लिकेशन है, डेसिमल है, और साथ ही साथ ये पॉइंट सर्कल है या पॉइंट स्फेयर है, एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 0 है। अब यहाँ हर चीज की मीनिंग फील्ड के हिसाब से चेंज होंगे, अपना विजन चेंज करो। बाकी मैडम अच्छे हैं। ठीक है, लिखे, आगे बढ़े। सोचने का तरीका रखिए, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी। हम इसको 11th में, इसके लिए मुझे एक थप्पड़ पड़े थे जब मेरे सर पूछे थे। तो मैं जिस बुक से पढ़ता था, थोड़ी सी ओल्ड बुक थी, लेकिन उसमें सब कुछ दिया था। मैं पॉइंट सर्कल बताया था, कहा और सोचो और सोचो और सोचो, नहीं आए तो मारे फटाक से ऐसे, क्या बेटा इसको पॉइंट स्फेयर भी बोलेंगे। जब सर्कल हो सकता है तो स्फेयर क्यों नहीं? एक ऐसा सर्कल है स्फेयर जिसका रेडियस क्या है? 0 है। समझ रहे हो हमारी बात? लेकिन आप लोगों को, मैडम आप लोगों को तो मारती नहीं, इसलिए दिक्कत है थोड़ा सा। देखो, हाँ स्फेयर जिसका 3D, क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस आएगी ना बढ़िया। नैनोस्कोपिक लेवल पे कोई भी चीज अगर कहीं भी कुछ रख दें तो उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस आएगी कि नहीं? हाँ, हम क्या कह रहे हैं, तुम कहीं अगर एक कोई छोटा सा एटम भी रख दो, एटम 3D में है कि 2D में है? एटम का शेप साइज कैसा है? स्फेरिकल है। 3D में है कि 2D में? अगर कहीं पर हम इंक गिरा दिए तो उसमें मिलियन बिलियंस एटम्स होंगे। 3D में है कि 2D में हो? क्लियर है ना बात? हटाओ इसको। अब सोचो, सोचने का दायरा बढ़ाओ एकदम। लॉज ये पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉज है हमारे लिए। क्या है भाई? देखो, आइडम्पोटेंट, ये सुनना है, बहुत कुछ पहली बार सुनोगे। आइडम्पोटेंट लॉज क्या होते हैं? ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, इसको बोलते हैं आइडम्पोटेंट, या इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए होता है, मतलब जिसका जिसके साथ लेंगे वही आ जाएगा। इसको बोलते हैं क्या? आइडम्पोटेंट। इसीलिए कहता हूं संडे को आना जरूरी है, सबसे कहता हूं। लेकिन नहीं, हमको संडे एंजॉय करनी है, करनी है। आइडेम्पोटेंट लॉज, आइडेम्पोटेंट में क्या होता है? सेम सेट के साथ यूनियन इंटरसेक्शन लेंगे वही सेम सेट आ जाएगा। नेम से फेमिलियर होना इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी कभी लिख के आ जाएगा, जानते ही नहीं रहेंगे तो क्या लिखेंगे? समझ रहे हैं कौन सा लाए कैसे क्या? आइडेंटिटी लॉस क्या होंगे? एक अगर फाई के साथ क्या लेंगे? यूनियन लेंगे, सेट ही आ जाएगा। और एक यूनिवर्सल सेट के साथ क्या करेंगे? आइडेंटिटी एलिमेंट जानते हो ना? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है भैया? 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करे, डिवाइड करे, नंबर वही रहता है। आइडेंटिटी लॉ इसलिए कहते हैं कि इस सेट का किसी के साथ भी इंटरसेक्शन लेंगे, मतलब इनके साथ इंटरसेक्शन यूनियन लेंगे तो क्या आएगा? वही सेट आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तब भी सेट वही आ जाएगा। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। क्या कहते हैं भैया? आइडेंटिटी लॉ। सेट के कॉन्टेक्स्ट में ये आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के कॉन्टेक्स्ट में 1 हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। समझ में आ रही बात? समझे ना? फिर कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? ए यूनियन बी की जो वैल्यू आएगी वही किसकी आएगी? बी यूनियन ए की वैल्यू आएगी। और ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू आएगी वही बी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये कॉम्यूटेटिव है। इनकी पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू में चेंज नहीं है। तो ये सब ऑपरेशंस क्या है हमारे? कॉम्यूटेटिव है, यूनियन और इंटरसेक्शन। तो मुझे बताओ डिफरेंस कॉम्यूटेटिव होगा क्या? डिफरेंस कॉम्यूटेटिव होगा क्या? ए माइनस बी माइनस ए इक्वल होगा क्या? नहीं। सिमेट्रिक डिफरेंस आपका कॉम्यूटेटिव होगा क्या? होगा ना? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस होगा। फिर देखो एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ ये सब पढ़े हैं बचपन में आप? वैष्णो पढ़ रही थी मेरी, लेकिन यही है कि तुम लोग एसोसिएटिव देखते नहीं। देखो आ गया कि नहीं? एसोसिएटिव लॉ, इसमें क्या होता है? दो सेट को एक साथ ऑपरेट करते हैं। यूनियन है तो यूनियन, इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन, फिर तीसरे के साथ ऑपरेट करना होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूट करो, डिस्ट्रीब्यूटर बनो, पहले होलसेलर बनो। अब इसको ऑपरेट करेंगे अंदर, बहुत ध्यान समझना इसको भैया, समझना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। दिख रहा है? शाइन कर रहा है क्या? बंद कर दे अभी, ठीक है? अरे ठीक, चल सेम साइन कर रहा उधर से। एसोसिएटिव लॉ में क्या होगा? दो को एक साथ ऑपरेट करेंगे, इसको फिर थर्ड वाले के साथ। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है जानते हैं ना? ब्रैकेट के अंदर हमें ऑपरेट करना होता है, बहुत ध्यान समझना है।
अब इस सेट के साथ क्या लगा है, ध्यान रखना, इसके साथ जो साइन लगा है ना उसको एक एक के साथ ऑपरेट करेंगे। इस सेट के साथ यूनियन लगा है तो फिर ए यूनियन बी, फिर बीच में क्या लगा है, इंटरसेक्शन। ए को सी के साथ डालो, ए यूनियन सी। ए के साथ क्या लगा है भैया, यूनियन, तो ए को बी के साथ डालेंगे, ए यूनियन बी, फिर बीच में क्या है, इंटरसेक्शन। अरे यार तुम लोग जब इस भाव से देखने लगते हो तो मुझे बड़ा वो होता है। गुड़िया यार देखो, कर सकते हैं हम, कह रहे हैं इसको अंदर ऑपरेट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका सीखो। ए इंटू क्या होगा, ये बी होगा, फिर बीच में यहां साइन क्या है, प्लस है, तो क्या लिखेंगे प्लस, फिर क्या लिखेंगे ए इंटू सी। तो यहां ऑपरेशन है इंटरसेक्शन, तो पहले यूनियन लेंगे बी के साथ, ए यूनियन बी, फिर बीच में क्या है, इंटरसेक्शन, तो लिख देंगे यहां इंटरसेक्शन, और फिर क्या लेंगे, ए यूनियन सी। जैसे यहां कर रहे हो बस वहां प्लस माइनस लिखते थे, यहां यूनियन इंटरसेक्शन आएगा। फिर यहां क्या लिखा है, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए का बी के साथ इंटरसेक्शन, बीच में क्या है, यूनियन यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन सी। वही सेम चीज है कि नहीं, तो प्लस माइनस में समझते थे, वहां यूनियन और इंटरसेक्शन रहेगा, सेम कॉन्सेप्ट है। लिख ले भाई, लिख ले, बहुत जरूरी है। क्वेश्चन अच्छे लेवल के करोगे तो आएंगे, आपके कारण अर्जुन भी आएंगे, अच्छे देखना, सही है कि नहीं। ये नहीं बताया था, इसलिए कहा था, हाँ इसलिए कहता हूँ हर क्लास में कुछ ना कुछ, है ना। तब सर आपके हिसाब से पूरा जानने के लिए कितनी क्लास लेनी चाहिए, देखो क्या मिस्टर, लिखा भाई, कोई दिक्कत, कोई तकल्लुफ की बात बताओ। इजी है क्या, इजी है क्या, आगे बढ़े, थोड़ा तेज लिखिए। कोई नहीं लिखवाए क्या ये सब, कौन लिखवाए, अपने सर लिखवाए, नहीं सर लोग तो अच्छे होते, मैम भी अच्छे हैं। अटाइस एसोसिएटिव लॉ में दो दो को एक साथ ऑपरेट करें, मतलब इनके ऑपरेशन हम अलग अलग कर सकते हैं। हो सकता है पहले इन दोनों को सॉल्व करें फिर तीसरे को लेकर करें, या पहले इन दोनों को कर लें फिर तीसरे के साथ करें, मतलब ऐसे है समझो। जैसे 2 + 3 + 5 लिखा है, तो 2 में 3 को ऐड करेंगे 5, फिर 5 + 5 क्या हो जाएगा 10, या तो हम इसको लिख सकते हैं 2 + 3 + 5, पहले 3 में 5 को ऐड करें फिर 2 को ऐड करें तब भी आएगा 10। वैसे ही है, पहले इन दोनों का यूनियन लेंगे, जो आएगा सी के साथ यूनियन ले, चाहे क्या करें बी और सी का यूनियन ले लें, जो आए ए के साथ यूनियन ले ले, बिल्कुल वैसे ही है। बस हमने प्लस माइनस में पढ़ा है, यहाँ यूनियन और क्या आएगा, इंटरसेक्शन, इसलिए टॉपिक लिखा अलजेब्रा ऑफ सेट्स, है ना, अलजेब्रा ही। तो अब याद है डी मॉर्गन्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डी मॉर्गन साहब क्या कहते हैं, डी मॉर्गन साहब कहते हैं यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, पहले दिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट जाने, सर कॉम्प्लीमेंट नहीं बताए सर, आ जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है भैया, जो आप लोगों को मिलता रहता है, ऐसा भी मैडम को मिल रहा है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है भैया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, मान लेते हैं, कौन बताएगा ये, कौन बताएगा, कौन बताएगा, चलो हिमाद्री बताओ। वाह वेरी गुड, वेरी नाइस। यूनिवर्सल में से उस सेट को क्या कर देंगे, माइनस। ए को कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या भैया, जाई माइनस सी, फिर वही तरीका है कि नहीं, क्या ये एलिमेंट आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ किसमें होंगे, जाई में होंगे, लेकिन ए में नहीं होंगे। अगर वेन डायग्राम से कर रहे हैं तो किस एरिया को शेड करें, ए को छोड़कर बाकी सब कर दे भैया, देख लो ए को छोड़ रहे हो, समझ लेना, देख लो ये डैश के लिए ए को निकाला जा रहा है, महंगा पड़ेगा है कि नहीं, लेकिन हम लोगों को निकलना इतना आसान नहीं है। हाँ ठीक है भैया, समझ में आ गया ना। अगर मैं पूछूं कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वेरी गुड,
कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, ए। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा भैया, ए। ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये एरिया आया, फिर इस एरिया का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो जो बचा है वही तो आएगा, नहीं आ जाएगा, सेट ही आ जाएगा। बोलो भाई। अच्छा भैया तो बताइयो ना, फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, सेट फाई आ जाएगा। समझ में आ रही बात। एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी। बताओ ये सब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हो गया। कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट खेल लिया हम लोगों ने, हटा दे इसे, हटाओ भाई। नहीं नहीं लिखो, हम नहीं बढ़ेंगे, लिखिए। आ रहा है समझ में, ज्यादा लगेगा बताना, रोक देंगे, सही है ना। ठीक है चलें, 28 से मैं देख रहा हूं कि मेरे साथ एक्सपेरिमेंट हो गया है। चलो भाई देखें यहाँ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो देखो यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का क्या आ जाएगा भाई, यूनियन। अब यहां समझना, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर बी इसको वेन डायग्राम से शो करें तो क्या होगा, वेन डायग्राम से शो करें तो क्या होगा, पहले वाले का, फर्स्ट का बताइए, वेन डायग्राम से अगर शो करें तो क्या होगा। एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये जाई है। बताओ कहा, दूसरे वाले के लिए भी बताइएगा क्या होगा, किसको शेड करना है, किसको करना है। चलो बताओ किसको शेड करें। इसका मतलब इस केस में किसको हम करेंगे, किसको करें बताओ, ए और बी को छोड़कर बाकी सब कर दें, ए और बी को छोड़कर बाकी सब कर दें भाई, यही होगा, बोलिए। सेकंड वाले में इंटरसेक्शन वाले को छोड़कर बाकी सब क्या कर दें, यही ना, इसको छोड़कर बाकी सब रीजन को क्या कर दें, शेड कर दें, यही होगा ना। बोलिए भैया, ये वाला पोर्शन नहीं शेड है, बस ये वाला, ये वाला खाली है ना, क्योंकि इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं ना, तो इंटरसेक्शन को छोड़कर बाकी सब आ जाएगा। वेन डायग्राम जानते रहो सबका, अच्छे से करना, नहीं लिखे हो तो प्लीज लिखिएगा। नहीं मैडम, मैडम मैडम है, महंगा पड़ेगा। अब उसी a माइनस बी को कैसे लिख सकते हो, b माइनस ए को कैसे लिख सकते हो, यह समझना। चलो भाई हटाए, वो समझ गया ना आप लोग। अब यहाँ देखो, a माइनस बी को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, और क्या, जो स्टार्टिंग में आपने लिखा था, क्या लिख सकते हैं इसको भाई, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। ये सही है, देखो a माइनस बी को लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। मैंने बताया था, मैंने बताया था, वही बताया था, मुझे याद है, याददाश्त थोड़ी क्या है, गलती से मजबूत है। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा भाई, ये सेट ए है, सेट बी है, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, बी को छोड़कर सारा एलिमेंट आएगा, और ए के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं, केवल यही रीजन आएगा, केवल यही रीजन आएगा कि नहीं, और यही तो ए माइनस बी है। इसका मतलब ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये सब लिखो, ध्यान में रखना। इसका मतलब बी माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, जिसको हम माइनस कर रहे हैं उसको कॉम्प्लीमेंट ले लो, फिर इंटरसेक्शन कर लो। बी माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। लिख लेंगे कि नहीं,
क्लियर है बात? ए माइनस बी ए के इक्वल तभी आएगा जब ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। ए माइनस बी इक्वल टू ए होगा तब जब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा भाई, पाई होगा। फिर यहां देखना, ए माइनस बी और यूनियन बी हमेशा क्या आएगा, ए यूनियन बी। ए माइनस बी यूनियन बी इक्वल टू क्या आएगा हमेशा, ए यूनियन बी। कैसे भाई, ऐसा क्यों? ए माइनस बी लिखिए तो केवल ए के वे एलिमेंट आए जो बी में नहीं है, फिर बी के साथ यूनियन ले लिए तो ए बी दोनों के एलिमेंट आ गए, ए यूनियन बी ही आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी लिए तो अब ध्यान समझना, जब हमने ए माइनस बी लिया तो ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट था वो नहीं आया, तो बी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो कुछ आएगा क्या, कुछ और नहीं आएगा। ए माइनस बी में ये आ रहा है और बी के साथ ले रहे हैं इंटरसेक्शन, कुछ आएगा क्या कॉमन, इसलिए क्या किया यहां, नहीं आ रहा है क्या ये? उठ जाओ बेटा, तकिया उकिया सर में लगे चले आ रहे हैं, देखें अरे यार तो बॉल देख के पकड़ना होता है ना। चलो यार देखो, इसीलिए स्कूल वाले बड़े ग्राउंड नहीं रखते अपने स्कूल में, छोटे ग्राउंड रखो, बड़ी बॉल से खेलो, दिखता रहे एकदम साफ साफ। मैं किसी स्कूल की बात नहीं कर रहा, मैं क्लियर क्योंकि ग्राउंड बड़ा होने का यही नुकसान होता है, तुम्हारा तो बेटा शुरू होने से खत्म हो जाता है। अब यहां आ जाओ भाई, ए माइनस बी ये तो सिमेट्रिक डिफरेंस ही है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, यही है ना सिमेट्रिक डिफरेंस। अभी पीछे पड़े, ऑर्डर्ड पेयर की हम बात करेंगे और कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करेंगे, ये सब पढ़े हो आप लोग? हाँ, फिर इसके बाद आता है क्या, ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है, इसमें दो एलिमेंट किसी न किसी तरह से एक दूसरे से क्या होते हैं भैया, ए क्रॉस बी में कार्टेशियन प्रोडक्ट बता देते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट या टू सेट, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी इक्वल टू क्या होगा, इसमें ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट आएंगे, जिसमें पहला एलिमेंट किसका होगा, पहले सेट का होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होगा। तो यही जो आपके पेयर बन रहे हैं ना, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड। अब इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट ही समझना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला मत समझना, 2,3 लिखा है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यहाँ ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट, फर्स्ट एंट्री सेकंड एंट्री, कुछ भी बोलो, बात एक ही है। ऑर्डर्ड पेयर ऐसे लिखे जाएंगे, इसका मतलब इसमें ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट आएंगे, जिसमें बहुत क्लियर है कि पहला एलिमेंट पहले सेट का होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का। तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है दो एलिमेंट एक दूसरे से किसी न किसी रिलेशन के थ्रू क्या है भाई, कनेक्टेड है एक दूसरे से। फैक्ट इसकी ये है कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर आपके इक्वल हैं, दो ऑर्डर्ड पेयर अगर आपके इक्वल हैं, ये तभी हो सकता है जब फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के इक्वल हो और सेकंड कंपोनेंट। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप क्वेश्चन ऐसे आएंगे, सपोज करो दिया रहेगा कि x + 1, y - 3 इज इक्वल टू क्या है भाई 5, 2। तो बताओ x और y की वैल्यू क्या होगी, इक्वेट करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के इक्वल करेंगे, तो x + 1 इज इक्वल टू क्या आएगा भाई 5 और y - 3 इज इक्वल टू क्या आएगा भैया 2। इससे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 4, इससे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा भैया 5। ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ये है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में अपने को क्या समझना भैया, इससे बहुत सारे हैं चीजें, लेकिन दिया नहीं है तो बताना तो पड़ेगा। जितेंद्र हमारे कभी कभी क्या कर देते हैं, कोई बात नहीं, फंसा देता है लड़का, मान लो टीचर जानकार नहीं है तो, हालांकि यहाँ तो हेडिंग ही लिखी है, लेकिन सारी चीजें कम से कम लिखनी चाहिए ना, खैर कोई बात नहीं। सेट ए में, इसको हटाऊं, सेट ए में थोड़ा सा दिमाग में करके लिखना, अगर सेट ए में मान लेते हैं आपके कुछ एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू मान लेते हैं m है,
और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल टू मान लेते हैं क्या भाई, एन है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू एम है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल टू क्या है भैया, एन है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन बी कितना होगा भैया, एम इंटू एन या एम एन लिख दें, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। कोई दिक्कत है, सेट ए में एलिमेंट अगर m है, m नंबर ऑफ एलिमेंट है, सेट बी में n नंबर ऑफ एलिमेंट है। अगर नहीं लिखना है तो भाई नहीं लिखे हो तो लिख लेना, क्योंकि अभी इस पे क्वेश्चन करेंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू एन। नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे इसके, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ व्हाट, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कितने होंगे। अरे ये पगली पगली क्या है, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आए, एम एन आया, तो सबसेट में कितने एलिमेंट आएंगे, 2 की पावर एम एन। कितना हो जाएगा, 2 की पावर। जैसे किसी सेट में n एलिमेंट हो तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, 2 की पावर n। तो एक कार्टेशियन बी में कितना है, mn एलिमेंट, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 की पावर mn। समझना इसलिए जरूरी है, नहीं लिखे थे क्या इसको पहले, इसलिए कहता हूं आया करो, लेकिन नहीं, ये क्लास मिस कर दिए। इसलिए जब भी मैं बुलाऊं बिना पूछे तर्क वितर्क किए, लेकिन मैम अच्छे हैं ये जान लेना जो बताएं समझो, ठीक है ना। कोई भी बुक अपने आप में एब्सोल्युटली सही नहीं है, मतलब कोई एकदम पूरा ज्यादा ही दे दिया, कोई कम ही दे दिया है, लेकिन जितना जरूरी है उतना आप लीजिए अपने हिसाब से, बोर्ड के हिसाब से भी और आने वाले दिनों के हिसाब से भी आपको जो देना। क्या है बोलिए, लिख लिया, लिख लिए, समझ गए। अब आप लोग मुझे ये बताओ, समझ गए आप लोग, समझदार बच्चे हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू मान लेते हैं पी है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए कितना होगा, और नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए कितना होगा। हाँ यस यस यस, यू बोल, P इंटू पी मतलब P स्क्वायर ही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे बताओ, नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर, पावर तो बोलो मैडम, हाँ 2 की पावर P स्क्वायर, वेरी गुड, बहुत अच्छे, लिख लिया भैया, लिख लिया, चलिए बहुत लाजवाब, आप लोग बहुत अच्छा समझ रहे हैं, जीनियस बच्चे हैं भैया, मान गए, हैंड्स इट इज। अब आओ बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू, सपोज करो n है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए कितना हो जाएगा, n इंटू एन इंटू एन, एन क्यूब, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, बोलो भाई, बस 2 की पावर कर देंगे। आइडिया रखना, अगर 4 होते तो पावर 4 चला जाता है ना भाई। मेरे कहने का सोचने का तरीका थोड़ा रखिएगा कि कैसे बन रहा है कैसे घट रहा है, ठीक है ना, कि आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके ठीक है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, इसको बता देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ ठीक है, यूनियन में होगा, इंटरसेक्शन में होगा, सब में होगा, ध्यान रखना। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए माइनस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, बस वही डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यही तो होगा। दूसरा, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा भाई, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए
यूनियन क्या हो जाएगा भैया, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी। तीसरा आ जाओ भाई, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा भैया, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी। कोई दिक्कत है नहीं, कुछ मोटा मोटा ये ध्यान रखना है बस, वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कॉम्पिटिटिव लॉ वही लगा देना। कोई दिक्कत है क्या, हो जाएगा है ना। बाकी ये ऐसे भी हो सकता, मान लो ए माइनस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी होता तो क्या लिखते इसको आप, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, पढ़ना इसको सही, लिखना वही। अब इंटू नहीं लिख देना, यहाँ क्रॉस लिखना जरूरी है। सेट में पढ़ेंगे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी, ए इंटू बी नहीं बोलना, ठीक है ना। माइनस से क्या होगा, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, जैसे उसमें कंपोजिशन वाला बताए थे ना उल्टा, ऐसे टीचर भी कभी कभी सीधा पढ़ देते हैं। बाकी आप समझ गए, इधर से उल्टा सीधा किधर से भी ऑपरेट कर, कोई दिक्कत। इतनी सारी चीजें पढ़नी थी। इसके बाद आ जाता है क्या, रिलेशन। रिलेशन की डेफिनेशन मोटा मोटा ये सारी चीजें आप तो पता ही होगा, आप लोगों को बताना है। रिलेशन की डेफिनेशन ही समझ में नहीं आई तो रिलेशन क्या होता है भैया, रिलेशन का मतलब क्या होता है पहले देखो, यूनिवर्सली समझो इसका मतलब। रिलेशन की डेफिनेशन बता दे रहा हूं, फिर इसको अपन डिस्कस करेंगे। अरे बहुत सारी चीजें हैं अभी तो शुरुआत होगी, असली गेम यहाँ शुरू हो जाएगा। अभी तक तो मजाक था, बस छोटा छोटा था, रियल गेम यहाँ से स्टार्ट होगा तुम्हारे अपने सफर का। रिलेशन क्या होता है, दो सेट में या किसी एक ही सेट में अगर हम रिलेशन की बात करेंगे, पहले रिलेशन का एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, जो रिलेशन होगा ना हमेशा क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा हमेशा। जो रिलेशन आर होगा ना हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होगा, सबसेट होगा। अगर कहीं लिखा हुआ ये मिलेगा ए रिलेशन आर ऑन सेट ए, इसका मतलब आर जो है ए क्रॉस ए का ही सबसेट है, केवल एक ही सेट दिया है, इसका मतलब ए क्रॉस ए का ही सबसेट है। दो सेट दिए हैं तो, दो सेट दिए हैं तो, दो सेट, हाँ दो सेट दिए हैं तो रिलेशन आर है कहां से कहां तक भैया, ए से बी में दिया है तो आर किसका सबसेट होगा भैया, ए कार्टेशियन बी का होगा। सबसे पहले दिमाग में ये बैठाओ कि जो आर होता है वो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है। अगर एक ही सेट में है तो उसे सेम सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। दो डिफरेंट सेट है तो उन्हें दोनों डिफरेंट सेट के क्या होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये सबसेट होगा। दिमाग में पहले ये सेट करो, बात समझ आई अपनी, क्लियर हो रहा है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि रिलेशन आर में हमेशा किस टाइप के एलिमेंट मिलेंगे, ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट मिलेंगे, जिसमें पहला एलिमेंट पहले सेट का होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होगा। ये ध्यान में रखना एकदम, कि जब भी हम कभी किसी रिलेशन की बात करेंगे तो इसमें हमेशा एलिमेंट किस टाइप के मिलेंगे, ए कॉमा बी टाइप के मिलेंगे, जिसमें पहला एलिमेंट पहले सेट का होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होगा हमेशा। अगर एक ही सेट में बात कर रहे हैं तो उसी सेट के खुद के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट हो जाएगा। दो डिफरेंट सेट की बात करेंगे तो उन दोनों डिफरेंट सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, ये सबसेट हो जाएगा। हमेशा इसको दिमाग में रखना। डेफिनेशन इसकी लिखनी होती है तो क्या लिखते हैं, ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। आपने अपन लिखे होंगे, मुझे लिखवाना है क्या, ए रिलेशन मतलब लिखना चाहते हो, लिखा है आप लोगों ने, फिर भी मैं बोल दूं। अच्छा, ए रिलेशन आर कैपिटल आर, जब रिलेशन और सेट लिखना तो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना, सेट के लिए भी कैपिटल लेटर लिखना और रिलेशन के लिए भी कैपिटल आर लिखना हमेशा, ओके। ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी is defined as the what, is defined as the subset of Cartesian product of A cross B, is defined as the subset of Cartesian product of A and B। Cartesian product of A cross B, अगर सेम सेट हो गया तो A क्रॉस A का ही सबसेट होगा। समझ आए हमारी बात,
दो डिफरेंट है तो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। अब सबसेट होने का क्या मतलब है? क्या हाल है? बढ़िया। सबसेट है इसका मतलब क्या है? जरूरी नहीं कि ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट आ रहे हैं सारे आर में आए। मैंने बताया था ना, एक भी आ सकते हैं, दो भी आ सकते हैं, चार भी आ सकते हैं, सारे के सारे भी आ सकते हैं। समझ रही बात? ठीक। और अब मैं अगर बात करूं, बहुत ध्यान समझना, अब अगर मैं बात करूं, बहुत ध्यान समझना इस बात को, कि मान लीजिए रिलेशन हमारा ए से बी में है, तो आर सच दैट ए टू बी, रिलेशन आर इज फ्रॉम ए टू बी है। इसको लिखने का तरीका ये है, आर सच दैट ए टू क्या है भैया? बी है। इसमें क्या है? इसका मतलब रिलेशन हमारा ए से बी में जा रहा है। इसका मतलब ए से बी में जाने का मतलब क्या है? ए से बी में जाने का मतलब आर हमारा ए कार्टेशियन बी का सबसेट है। इसका मतलब पहला एलिमेंट सेट ए का आएगा, दूसरा एलिमेंट सेट बी का आएगा। अभी आगे इसको बताएंगे। जो पहला एलिमेंट होता है इसी को हम डोमेन बोल देंगे, जो दूसरा एलिमेंट होगा इसी को हम क्या बोलेंगे भैया? इसका रेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसका हम? रेंज। अभी देखेंगे, इसको पढ़ेंगे। हाँ क्या हुआ? हाथ को डोमेन, वो डोमेन का एक सबसेट होगा जब फंक्शन में आएंगे तब। लिख देता हूं भैया, कंफ्यूज मत हो। ये कंफ्यूज क्या है? कंफ्यूज नहीं होना। जो रेंज जो होता है वो कोडोमेन का सबसेट होता है। ये डोमेन क्या है? ये कोडोमेन क्या है? जो रेंज होता है वो बी में है, ए में एलिमेंट नंबर की बात आ गई तो कैसे निकालोगे? और मिनिमम कितना हो सकता है? मिनिमम कितने रिलेशन बन सकते हैं? सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट अभी बातेंगे। ऐसे रिलेशन को कहते हैं वाइड रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, नल रिलेशन, जहां एक भी एलिमेंट नहीं है। जैसे सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है तो एम्प्टी सेट कैसे हो गया? करना पड़ेगा। समझे? ठीक है, ठीक है। जब थक जाना तो बताना, मैं पूछ रहा हूं। ठीक है सुदीक्षा, थके तो नहीं? चल आगे बढ़े, चले बढ़े। ध्यान रखना जरूरी है भाई, नहीं सब मुझे भी देखो पहला ही आ गया वाइड रिलेशन, दूसरा आ गया यूनिवर्सल रिलेशन, तीसरा आ गया, ये सब तो जान ही रहे हो। वहां से ये दो बता दूं, बाकी कहानी चेक है। हाँ हाँ, तो बस इसी जानकारी के लिए है। कोई बात नहीं, आप लोग पहले इतना जितना पढ़े हो इतना डाइजेस्ट कर लेते हैं हम लोग, फिर बीच बीच में लेते रहें जो कुछ 19-20 रहे। इसीलिए तो मैं ले रहा हूँ ना क्लासेस, बीच में जो 19-20 रहेगा हम देख लेंगे।
क्योंकि हर चीज बुक में नहीं लिखी है ना, नहीं समझ रहे हमारी बात, लेकिन पढ़ना जरूरी है आगे आने वाले दिनों के लिए भी और अच्छी नॉलेज रखने के लिए, क्योंकि अब 11th-12th में बुक का क्राइटेरिया इस तरह से नहीं है चीजों को समझने का, समझ गए। अब लेवल सबके वाइड रिलेशन का मतलब क्या है भैया, बॉल वाइड हो गई, सुना आपने, मतलब फाई भी एक कार्टेशियन बीवी का सबसेट होगा कि नहीं, मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है, मतलब आर में क्या आएगा, सिर्फ फाई, कोई एलिमेंट नहीं, क्या आएगा, फाई। यूनिवर्सल का मतलब क्या है कि आर जो है ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट आएंगे उस पूरे के इक्वल है। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब क्या है, अभी हमने सबसेट बताया था ना, यूनिवर्सल का मतलब क्या होगा, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में जितने एलिमेंट आएंगे सारे आएंगे उस रिलेशन में, तब उसको बोलेंगे क्या, यूनिवर्सल रिलेशन। जब एक भी नहीं आएंगे तो क्या होगा, वाइड रिलेशन। फिर आइडेंटिटी और ये सब क्या है इसको नेक्स्ट क्लास में बताते हैं, ठीक है। इतना पहले आप लोग पढ़ के रखो, फिर रिवाइज करके रखो, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो अच्छे से बताएंगे, ठीक है भैया, डन, ठीक है। फिर थैंक यू सो मच, हैव वेरी वेरी एंजॉयफुल डे टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।